budget for the year 2013-2014. नमस्कार, स्वागत है आपकी आवाज में। मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, आम का कत्लेआम। आम बजट की सभी से उम्मीदें थी। जब आम बजट आया उसमें कुछ भी नया नहीं, बिल्कुल वैसा ही जैसा रेल बजट में हमने देखा। बिहार और झारखंड को झुंझुना मिला। हां, इसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए, कुछ ऐसी चीजें जरूर आई जो निश्चित तौर पर अगर कहा जाए कहीं पर थोड़ा सा झुंझुना दिखाया गया। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जरूर नालंदा विश्वविद्यालय पर जोर दिया गया, एक जीर्णोद्धार के लिए बात कही गई। झारखंड में रांची में एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई। लेकिन पूरे तरीके से इस बजट में कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। आम आदमी का कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ हमेशा यह बात होती है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं रह गया है। कैसा है यह बजट? क्यों इस बजट को कहा जा रहा है आम का कत्लेआम? इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आम का कत्लेआम। I rise to present the budget for the year 2013-2014. तो 82वां आम बजट पेश हुआ आज सदन में और 8वीं बार चिदंबरम ने इस बजट को पेश किया। उम्मीद थी कि कई लोक लुभावन बात सामने आएगी, शायद चुनावी बजट भी होगा, ये भी कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अभी भी विपक्ष का यह मानना है कि यह बजट चुनावी बजट है। इस बजट में महिलाओं पर थोड़ा सा ध्यान भी दिया गया, महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। क्या है वो घोषणाएं? किस तरीके से जो एक उम्मीद थी नौकरी पेशा लोगों को कि उनके इनकम टैक्स में कुछ स्लैब में परिवर्तन होगा, उन्हें कुछ छूट मिलेगी, वो नहीं मिली। क्या है पूरा बजट, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन पवन बंसल की तरह चिदंबरम ने भी आवाम को, खास तौर से मिडिल क्लास को निराश किया। बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई खास राहत की खबर नहीं है। तमाम अनुमानों को दरकिनार करते हुए चिदंबरम ने टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। हालांकि 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को 2000 रुपए की टैक्स छूट जरूर मिली। अमीरों पर सुपर रिच टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई करने वालों पर 10% का सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा एजुकेशन पर 3% सेस जारी रखा गया है। चिदंबरम ने तर्क दिया कि मौजूदा टैक्स स्लैब पिछली बार ही बदला गया है, लिहाजा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। 2 लाख से 5 लाख तक की आमदनी वालों को टैक्स पर 2000 की राहत मिलेगी। मतलब ये कि अब 2,20,000 रुपए की कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया है। 50 लाख से ज्यादा का मकान या संपत्ति खरीदने पर 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। हालांकि खेती की जमीन की खरीद बिक्री पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने होम लोन मामले में भी मामूली राहत दी है। केवल ऐसे लोगों को ईएमआई पर 1 लाख रुपए टैक्स डिडक्शन मिलेगा जो 25 लाख रुपए तक का होम लोन लेंगे। वो भी पहले लिए गए होम लोन पर लागू नहीं होगा। जो लोन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में लिए जाएंगे उन्हीं पर यह सुविधा मिलेगी। चिदंबरम ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निर्भया फंड का ऐलान किया है। इस फंड के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सरकार मनरेगा की तर्ज पर अब फूड सिक्योरिटी कानून को अपना चुनावी एजेंडा बनाने के लिए तैयार दिख रही है। चिदंबरम ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल जल्द पास किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक विकास दर कम है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक प्रगति के लिए विदेशी निवेश को जरूरी बताते हुए चिदंबरम ने दावा किया कि सेहत और शिक्षा केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। यूपीए 2 के आखिरी बजट में चिदंबरम ने किसानों को राहत देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना जारी रहेगी, यानी वक्त पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को कर्ज में छूट मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज।
तो देख लिया आपने पूरा बजट, और इस बजट की अगर खासियत की बात की जाए तो इसमें जो कुछ खासियत निकल कर सामने आई वो ये है कि अमीरों पर, अगर देखें इसको हम पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अमीरों पर एक सुपर रिच टैक्स दिया गया, लेकिन आम आदमी उस हम 80% की बात कर रहे हैं जो शायद एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का उन्हें खाना मिलेगा, उन्हें मौसर होगा कि नहीं होगा, वो एक बड़ा सवाल रहता है। उनके तरफ शायद ध्यान नहीं दिया गया। विदेशी जूते सस्ते हो जाएंगे, विदेशी चमड़े सस्ते हो जाएंगे, कपड़े सस्ते हो जाएंगे, लेकिन क्या इन सब के सस्ते होने से आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा? क्या वो आम आदमी इन विदेशी कपड़ों का, विदेशी चमड़ों का, इन जूतों का क्या करेगा? एक बड़ा सवाल, और इसी सवाल पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले आप हैं हमारे साथ भाई वीरेंद्र, जो राजद विधायक। बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र जी आपका। जी बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ रामजतन सिन्हा जी, जो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत रामजतन जी आपका। थैंक यू। हमारे साथ अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, जो भाजपा के विधायक। बहुत बहुत स्वागत अरुण कुमार जी आपका। जी नमस्कार। और हमारे साथ सुशीला शाह है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सुशीला जी आपका भी। हमारे साथ सर्वोदय शर्मा जी भी हैं, जो CPM से बिलोंग्स करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सर्वोदय जी। और जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार। और RN TV के संपादक अभिरंजन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने कहा कि आम आदमी इन जूतों का क्या करेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन जूतों का आम आदमी कम से कम वो इस्तेमाल नहीं करेगा जो चिदम्बरम साहब पर दिल्ली के एक पत्रकार ने एक बार किया था। चलिए, तो ये तो अभिरंजन जी ने जिस तरीके से एक तंजिया लहजे में, हमेशा अपने अंदाज में जैसी बात करते हैं उस लहजे में क्या है। और अब हम सबसे पहले चलते हैं रामजतन सिन्हा जी के पास, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, और उनसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि उनकी नज़र में ये बजट कैसा है। हालांकि आपके दिल में भी वही बात आ रही होगी जो हमारे दिल में है कि ये बजट निश्चित तौर पर वो जरूर तारीफ करेंगे। रामजतन जी, सबसे पहले आप ही के पास इस बजट की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, तो यही सवाल उठ रहा है कि शायद आम का कत्लेआम है, क्योंकि जो घोषणाएं हुई हैं, जिस तरीके की घोषणाएं हुई हैं, उसमें ऐसा लगता है कि 80% आबादी को नजरअंदाज किया गया। देखिए, एक बात तो है कि ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है और चुनाव को ध्यान में रख करके बजट नहीं बनाया गया है। स्पष्ट है कि देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। और आप देखेंगे कि समाज के जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो SC ST हैं, उस सेक्टर में सब्सटेंशियली काफ़ी बड़े पैमाने पर धन के आवंटन में वृद्धि की गई है। फिर कृषि का जो क्षेत्र है, माइनॉरिटीज़ का जो मामला है, इसमें काफ़ी धन का आवंटन किया गया है। सोशल सेक्टर्स के जो कार्यक्रम हैं उनको बंद नहीं किया गया है और विकास के गति को भी जारी रखा गया है। आप देखेंगे कि विगत वर्षों में आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा था और उससे बाहर निकल करके आया है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर जस्ट सवार हुई है। अब इसको रफ्तार देने के लिए, गति देने के लिए, देश विकास के रास्ते पर चले, इसको ध्यान में रख कर किया गया है, न कि पार्टी की राजनीति को। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने दलगत राजनीति से ऊपर देश हित को और देश को, विकास को मानती है। हाँ, मध्यम क्लास के लिए जो सैलरीड क्लास हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। मेरी ये मान्यता है कि यदि जो मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, उसको यदि रिलीफ मिलता तो लोग इन्वेस्ट करते, और जो बिजनेस के लोग जो पैसे को छिपाते हैं, जो काला धन रखते हैं, वो भी वापस लाते, इन्वेस्टमेंट होता, और इन्वेस्टमेंट जो खरीदारी करते तो इन्वेस्टमेंट होता। रामजतन जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। बिल्कुल, जितनी बातें आपने कही, विकास की आपने बात कही, चिदम्बरम साहब ने भी शुरुआत में ही एक बात उन्होंने कही कि हम जिस तरीके से आर्थिक संकट झेल रहे हैं, आर्थिक मंदी से के दौर से गुजर रहे हैं, सिर्फ 3 ऐसा रास्ता है जो हमें इससे निजात दिला सकता है। उन्होंने कहा कि कर्ज ले सकते हैं, निवेश हो सकता है, और तीसरा FDI की उन्होंने बात कही। और क्या सिर्फ यही 3 विकल्प हैं? क्या काला धन अगर आ जाता, जिस पर पूरी चर्चा इस पूरे 1.5-2 घंटे के भाषण में, काले धन पर कोई चर्चा नहीं की गई, रामजतन जी, क्या सिर्फ यही 3 विकल्प हैं अभी? नहीं, 3 तो देखिए, हम इकोनॉमिक्स के तो नहीं, वो तो हम नवल जी से पूछेंगे, नवल जी से आप पूछेंगे, लेकिन इतनी बात मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि जो व्यापारी वर्ग के क्षेत्र में जो काले धन छिपे हुए हैं, यदि सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में राहत दी जाती तो वो खरीदारी करते, और जो व्यापारी थे वो अभी काले धन को बाहर लाते, और जब खरीदारी होती तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता, व्यापारी इन्वेस्ट करते, और इन्वेस्ट करते तो उसमें नौकरियां भी लोगों को मिलती,
और इससे डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त होता, इसकी संभावना पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता अभी भी विचार करने की आवश्यकता है। बड़े साफगोई से ये बात तो जरूर कही। भाई वीरेंद्र, जिस तरीके से रामजतन जी ने ये बातें रखी हैं, हालांकि साफगोई से उन्होंने स्वीकार किया कि नौकरी पेशा लोगों के लिए शायद कुछ और यहां पर हो सकता था, वो नहीं हुआ है। आप इस पूरे बजट को कैसा देखते हैं? बिहार झारखंड पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ओवरऑल बजट की बात की जाए, इस ओवरऑल बजट में क्या कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ दिखाई दिया आपको? ये आम बजट है ही, और इसमें बेरोजगारों को रोजगार देने, किसानों का पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कमज़ोर वर्ग के लोगों पर भी ध्यान दिया गया है, इसमें नो डाउट। और इस आर्थिक मंदी से गुजर रही है यह देश, उसमें ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है और आम लोगों का भी ख्याल रखा गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। चलिए, यानी आप अपने जिस तरीके से पुराना एक याराना लगता था, यहां पर भी याराना दिखाई दे रहा है। रामजतन जी और भाई वीरेंद्र, आप लोगों में अरुण सिन्हा जी, जिस तरीके से भाई वीरेंद्र और रामजतन जी ने कहा है, निश्चित तौर पर एक याराना दिखाई दिया, लेकिन आपकी पार्टी में, आपके गठबंधन में वो याराना नहीं दिखाई दे रहा। नीतीश कुमार एक तरफ धन्यवाद कह रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी इसका विरोध कर रही है कि बजट आम आदमी को खुश करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आदरणीय रामजतन जी ने एक दूसरी बात कही है और भाई वीरेंद्र जी तो एकदम साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। तो मैं उसमें इतना ही कहूँगा, मैं बिल्कुल इस बात पर कि ये आम जनता के लिए ये बजट नहीं, ये बिल्कुल निराशाजनक बजट दिया गया है। अभी 2 दिन पहले रेल बजट ने बिहार को निराश किया और उसी तरह से इस बजट ने भी निराश किया। आम जनता इससे नाखुश है और उससे इसका कोई राहत नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो धन्यवाद कर रहे हैं और चिदम्बरम को यह भी कह रहे हैं कि जो आपकी नीतियां हैं या जो आपने कुछ फैसले लिए हैं, उसका स्वागत करते हैं हम। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक दूसरी बात कही, वो और हम सभी लोग ने तो वो एक दूसरी बात कही, वो ये बात कही है कि इन्होंने उसमें कहीं एक जगह बजट में एक बात है जिसमें बिहार के विशेष दर्जा के लिए जो फार्मूला होनी चाहिए उसका कुछ उसमें पुट है। चलिए, तो उस पर हम कभी और विस्तार से भी चर्चा करेंगे, और राजनीति की बात है तो वो किसी और दिन जरूर करेंगे। आज बजट की बात हो रही है। सुशीला जी, जिस तरीके से आपने सुना अभी तक और इस बजट को भी देखा, हालांकि महिलाओं के लिए कुछ बातें जरूर कही गई हैं, एक निर्भया फंड की बात की गई है, लेकिन उस निर्भया फंड में कैसे क्या होगा ये कहीं जिक्र नहीं है। 1000 रुपए का फंड, 1000 करोड़ का फंड जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस उस फंड का नाम दे दिया गया है, एक बुनाने की कोशिश की गई। क्या इसको आपको लगता है कि सही मायनों में महिलाओं के लिए बजट है? क्योंकि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद ये महिला का ही बजट है। नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि एक तो निर्भया नाम ही दिया गया है जिसमें सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश की है। जिस ढंग से दिल्ली की सड़कों पर निर्भया नाम देकर के बलात्कार की घटना का जिस ढंग से सड़कों पर निकली थी, उससे अपना बचाव करने के लिए इसका नाम निर्भया फंड। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि इसमें इफेक्ट दिखाई दिया दिल्ली गैंगरेप का? बिल्कुल, वो अपना, चूंकि बजट चुनावी बजट है, इसलिए इस चीज़ को इन्होंने दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस फंड की चर्चा कर रहे हैं, इसका कहीं कुछ सुरक्षा से इसको जोड़ तो दिया गया है, लेकिन सुरक्षा किन मामलों में और कैसे, इस चीज़ की विस्तृत चर्चा, विस्तृत बातें उनके पास कही गई, लेकिन उसकी उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की। आज असुरक्षित अगर महिलाएं हैं तो इसके पीछे हम समझते हैं कि उनके वो असुरक्षित हैं इसलिए कि सुरक्षा के लिए जो होना चाहिए वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। और ख़ास करके आप देखिएगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसकी मांग लगातार की जा रही थी। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थिति ये है कि बजट और पैसे की कमी के कारण उसको बंद कर दिया गया है करीब करीब। यानी ये निर्भया फंड बना देने से महिलाएं महफूज नहीं रहेंगी और इससे आप भी खुश नहीं दिखाई देंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बजट बन रहा है। और सर्वोदय जी, इस बजट में सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक चर्चा की, आप भी सुन रहे होंगे एक एक प्रतिक्रियाएं। सबसे पहला सवाल हम आपसे, इस बजट को आप कैसा देखते हैं और क्या इसमें खामियां देख रहे हैं? कहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद आम का कत्लेआम है? देखिए, आज कल जो बजट बनाए जा रहे हैं मनमोहन सिंह के यूपीए 2 के राज्य में, इसमें बड़ी दुख की बात है कि प्राइसेस को जो बढ़ाने का काम होता है वो बजट से डीलिंक कर दिया गया। पहले ही डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाती है, रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती है, जो कंसेशंस देने होते हैं पहले दे दिए जाते हैं। बजट के समय सिर्फ कुछ राजनीतिक भाषणबाजी होती है जिसका आंकड़ों से कोई मेल नहीं होता है। आज ही
राजनीतिक जो शब्दावली का प्रयोग चिदम्बरम साहब अपना बजट पेश करते हुए कर रहे थे, अगर उन आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो उसका कोई मेल नहीं है। पिछले बार जो बजट एलोकेशंस हुए, खास करके खाद्य सुरक्षा के मामले में, उसमें जितने पैसे दिए गए या मनरेगा के मामले में उससे कम खर्च किया गया। इसका साफ मतलब है कि सरकार राजनीतिक कारणों से वादा तो बहुत करती है पर उसको निभाने से पीछे हट जाती है। और सर्वोदय जी, चिदम्बरम साहब ने यह भी कहा कि हमको भारत में 3 चेहरा दिखाई देता है, महिलाओं का चेहरा, दूसरा युवाओं का चेहरा और तीसरा गरीबों का चेहरा। लेकिन क्या इस पूरे बजट में आपको ये 3 पॉइंटर्स या ये 3 चेहरे दिखाई दिए? हालांकि महिलाओं के लिए कुछ उन्होंने घोषणा जरूर की। साफ बात है कि ये 3 चेहरे उनको जो दिखा रहे हैं वो इलेक्शन स्पीच दे रहे हैं। इसका बजट से कोई यथार्थवादी तालमेल नहीं है। ये इलेक्शन स्पीच थी, चुनावी पैतरा था, बजट से कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ी बात सर्वोदय जी ने कही। और हम अब जाने माने शास्त्री नवल जी से पूछना चाहेंगे। नवल जी, आपने राजनीतिज्ञों का बयान भी सुना, समाजशास्त्री का भी बयान सुना, और बड़े देर तक आप उस वक्त बजट जब चल रहा था तो आप और हम साथ में बैठकर उस पूरे 2 घंटे तक बजट सुन भी रहे थे। आपने भी वो 3 चीज सुनी थी। पहली चीज तो ये कि इसमें जो चेहरा दिखाई दे रहा है महिलाओं का, युवाओं का और गरीबों का, और दूसरी चीज कि सिर्फ 3 रास्ते हैं। आपने उस वक्त भी बहुत डिफेंड किया था, इस बात पर बिल्कुल अपने एतराज जताया था और ये कहा था कि कहीं से भी 3 रास्ते नहीं, कई रास्ते हैं, लेकिन शायद ये जो इस बजट में उन रास्तों के तरफ नहीं दिखाया गया। मैं सीधे तौर से आपके प्रश्नों को ही एड्रेस करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत व्यापक विषय है। पहला सवाल, 3 चेहरे, एक चेहरा महिला का, दूसरा युवा का और तीसरा गरीब का। बिल्कुल सही है, ये 3 महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए बजट को। लेकिन क्या किया उन्होंने? महिला के सवाल को सीमित कर दिया निर्भया फंड 1000 करोड़ तक। महिला के चेहरे को सीमित कर दिया महिला बैंक, मेजॉरिटी होगा उसमें भी, ऑल महिला स्टाफ नहीं रहेंगे, अधिकांश महिलाएं रहेंगी। वहाँ इस बात की चर्चा नहीं की गई कि उस बैंक में जो लोन मिलेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उनके प्रोजेक्ट्स कितनी आसानी से पास हो सकेंगे, यह नहीं कहा गया। अगर महिला का, मैं इसकी, लेकिन मैं, ये टोकनिज्म है, ये संकेत में मैं उसकी सराहना करता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको, लेकिन वह बहुत दूर तक नहीं जाएगा, यह सत्य ही है। अगर महिला बैंक बनाने से महिलाओं का कल्याण होता तो इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर, ऑलमोस्ट क्वीन, एक महिला है। क्या यह सच नहीं है? इसके पहले एक महिला प्रधानमंत्री थी जो बहुत सशक्त प्रधानमंत्री थी। क्या यह सच नहीं है कि यूपी में हाल तक एक महिला मुख्यमंत्री थी? क्या यह सच नहीं है कि आज भी तमिलनाडु में महिला मुख्यमंत्री हैं, बंगाल में है और बिहार में भी महिला का जीवन स्तर कितना सुधरा? यह गंभीर प्रश्न है। यह टोकनिज्म है, महिलाओं का विकास निहित है आर्थिक जो उनका लिबरेशन है और उसकी जड़ें एजुकेशन सिस्टम में है, उनके प्रॉपर्टी राइट्स में है, उनके एम्प्लॉयमेंट में है, अपॉर्चुनिटीज़ में है। इस तरफ कोई बात नहीं हो रही। जहाँ तक युवा का है सवाल, यह सही है कि मैं इसका भी वेलकम करता हूँ कि 1000 उन्होंने दिया है कौशल विकास के, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना इकोनॉमिक सिस्टम का काम है, वो एजुकेशन सिस्टम नहीं करता। एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग, वोकेशनल, ये उसको तैयार करता है। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन में है, जो 5% ग्रोथ रेट जा रहा है और आने वाले दिनों में भी उभरेगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है, तो ये युवक को आप ट्रेन करेंगे, अच्छी बात है। 1000 बहुत कम अमाउंट है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आप एक संख्या करते हैं, उससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, उनकी समस्याएं दूर हो जाएगी, ये दूर। और तीसरा, पुअर का चेहरा क्या है? कुल मिला के उसको आपने कैश ट्रांसफर तक सीमित कर दिया, एज इफ कि पॉवर्टी का सवाल केवल कैश ट्रांसफर तक है। कैश ट्रांसफर पर 2 मत है। अभी मैं सुन रहा था अमर सेन को, मोंटेक से अहलुवालिया को, दोनों को। इसके बारे में आज निश्चित रूप से हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि कैश ट्रांसफर होने से जो डिलीवरी सिस्टम वास्तव में गरीबों के पक्ष में जाएगा। लेकिन गरीबी का सवाल क्या केवल ये कुछ बेनिफिट्स के कैश ट्रांसफर तक सीमित है? गरीबी का सवाल यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम में है, सोशल सिस्टम में है, यहाँ के प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में है, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में है, यहाँ के एजुकेशन हेल्थ में है। आप इतना सतही विचार, तो ये तीनों चेहरा का सवाल हुआ। जहाँ तक वो दूसरा सवाल मैं उत्तर दे ही दूँ क्योंकि आपने सवाल किया है। ये 3 रास्ते इन्होंने बताए हैं। कैट, अभी $75 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है, स्टैगरिंग, बहुत नुकसानदेह है। आपने इसको दूर करने के सिर्फ 3 रास्ते इसमें लिखा है। पहला, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट,
दूसरा FDI और तीसरा कमर्शियल एक्सटर्नल कमर्शियल बॉडी। पहली बात कि आपने FII और FDI को इतना सिंपल कर दिया है कि 10% रहेगा तो FII होगा और 10%, ये क्लासिफिकेशन सही नहीं। दूसरा, क्यों हो रहा है डेफिसिट? गोल्ड के इंपोर्ट के कारण हो रहा है, कोल के इंपोर्ट के कारण हो रहा है, ऑयल के कारण, यह भी लिखा हुआ। कोल गेट एक तरफ हो रहा है, आपने कोल आवंटन किया, अधिकांश माइंस खोले नहीं गए, लूट लिए गए, तो आप कोल बाहर से ला रहे हैं, अपना विकसित नहीं कर रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, आप उसको रोकें। आप ऑयल के जो रैशनल यूज पर विचार करें। और तीसरी बात है, जो आप कमर्शियल बॉर्डिंग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन केवल यह कहना कि 3 ही रास्ता है, यह शायद सही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ ये कह देना 3 रास्ता है, शायद ये सही नहीं है। अभिरंजन जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही है और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि सही मायनों में अब ये खुलकर कहा जा सकता है कि शायद कांग्रेस का जो हाथ है वो आम आदमी के साथ नहीं है, और इस बजट में भी वही तस्वीर निकलकर सामने आई है। नहीं तो हम ये देखते हैं कि इस बजट में उन 80% पर ज्यादा ध्यान दिया जाता जो आम कहलाते हैं, यहां पर ध्यान दिया गया है कुछ वर्गों पर ही। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, लेकिन नवल जी की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं आपके सवाल पर आने से पहले, कि जो निर्भया फंड की बात है और महिलाओं के लिए बैंकों की बात है, तो कृपया सरकार मुझे एक बात सबसे पहले बता दे कि जो अभी मौजूदा बैंक हैं भारतवर्ष के अंदर, क्या उन बैंकों में महिलाओं से भेदभाव किया जाता है? उन बैंकों में महिलाओं को पर्याप्त सुविधाएं, उचित सुविधाएं नहीं दी जाती हैं? उन बैंकों में महिलाओं के खाते नहीं खोले जाते हैं? उन बैंकों में महिलाओं को कम ब्याज दरों पर जो है उनका पैसा जमा किया जाता है? तो ये सारी चीज़ें बताएं। ये नया जो सो कॉल्ड महिला बैंक आ जाएगा, उस सो कॉल्ड महिला बैंक से हिंदुस्तान में महिलाओं की जमा पूंजी की तस्वीर, महिला जमाकर्ताओं की तस्वीर किस तरह से बदलेगी, सरकार ये हमें बताए। ये बताना होगा उसको कि क्या अभी के मौजूदा बैंकों में महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ, ये जो निर्भया फंड की बात है, बिल्कुल देखिए ऊपर सुपरफिशियली देखिए तो मैं इसको वेलकम करता हूं, और मैंने सुबह से कहा है कि मैं इसको वेलकम करता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि 1000 करोड़ रुपए ठीक है आपने किया, लेकिन इसके खर्च कैसे किए जाएंगे, क्या इसके लिए प्लान है, ये कहीं पर कुछ नहीं पता चला है। चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं, तो चलो खैर आप धीरे धीरे उसको बनाओ, उसमें भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओगे? आप महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए इतने सारे पुलिसकर्मियों को, महिला पुलिसकर्मियों को आप बहाल करोगे? ये सारी चीजें आप क्या करोगे? और जो महिलाओं को एक इंसाफ देने की जो मनःस्थिति होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, जो नीति और नीयत की जो साफगोई होती है, क्या वो आपके भीतर है? तो ये सवाल अपनी जगह पर है। बात युवाओं की है, तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो युवाओं के लिए ये स्किल डेवलपमेंट फंड जो 1000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी है, ये पिछले बजट में भी था। और दिसंबर में जब एक्शन टेकन रिपोर्ट जब सरकार ने अपना पेश किया, तो उस एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये गायब था। अब फिर से पिछले साल की पुरानी बोतल की ही शराब को नई बोतल में भर दिया गया, और कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए एक कोई नई चीज़ हम ले आए हैं। तो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूं। आप, ये नई चीज़ नहीं है, आप पिछले साल जो आपने छोड़ दिया था, जिसको आप शुरू भी नहीं कर पाए, उसको आप दूसरे बजट में लेकर आ गए। गरीबों की बात है, तो ये देखिए, ये जो कैश ट्रांसफर स्कीम है, निश्चित रूप से ये भी आपकी पुरानी चीज़ें, आपकी सब्सिडी की जो पुरानी चीज़ें हैं, उन्हीं को आप जो है कैश ट्रांसफर अब कर रहे हैं, जिसका कि देश के एक बड़े हिस्से में और एक व्यापक जनसमूह में जिसका इनफैक्ट विरोध भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो आप मिडिल क्लास की बात कह रहे हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे इस सवाल का जवाब इस बजट से नहीं मिलता कि किसानों के लिए जो 27,000 करोड़ रुपए आपने आवंटित किए हैं, इनसे किसानों की आत्महत्याएं कैसे रुक जाएंगी? किसानों को के लिए कर्ज देने की यही स्कीमें आपकी थी, उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्हीं स्कीमों से जब अब तक किसानों को सही तरीके से कर्ज नहीं मिल पा रहा था, तो इस बार आपने उसको कंटिन्यू कर दिया है, तो उससे कौन सा उनका भला हो जाएगा? किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, कौन नहीं जानता है? आपने कह दिया कि मनरेगा में हमने फिर से थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन कौन नहीं जानता है कि मनरेगा में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 80% भ्रष्टाचार है। तो आपने उस भ्रष्टाचार को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, इसकी आपके पास कोई नीति और नीयत है नहीं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने मनरेगा में कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान की वही कहानी है, उसमें भी 80% भ्रष्टाचार है। तो ये जितने भी आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, सारी की सारी भ्रष्टाचार की भेंट है। और आप ऊपर से ये ऐलान तो कर देते हैं कि हम पैसा रिलीज करेंगे, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है, इसको कौन देखेगा? सबसे बड़ी बात कि ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन सही मायने में वो पैसा कहां जा रहा है, उस पर कौन नजर रखेगा, क्या करेगा? हम चर्चा
चर्चा कर रहे थे और चर्चा में महिलाओं की बात, युवाओं की बात निकलकर सामने आ रही थी कि उन्हें कुछ लॉलीपॉप दिए गए हैं, उन्हें कुछ चीजें दी गई हैं। तो चलिए इस एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उस रिपोर्ट में आप ये देखिए कि कैसे महिलाओं को भुनाने की कोशिश की गई है, महिलाओं के नाम पर एक राजनीति करने की कोशिश की गई है और महिलाओं को क्या कुछ मिला है, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। चिदम्बरम को यह बखूबी पता है कि 2014 में अगर यूपीए 3 की सरकार बनानी है तो करोड़ों महिलाओं का दिल जीतना जरूरी है। यही वजह है कि इस बार के बजट में महिला विकास और कल्याण के लिए 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से 97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने एक अलग तरह के बैंक शुरू करने का ऐलान किया है। यह बैंक खास तौर पर महिलाओं के लिए होगा। महिला ग्राहकों की मदद के लिए शुरू किए जाने वाले इस बैंक को महिलाएं ही चलाएंगी। भारत के इस पहले महिला बैंक के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक खास फंड बनाने का ऐलान किया है। निर्भया फंड के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने इस फंड से गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर भी खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री की ओर से महिलाओं को एक बड़ा तोहफा यह भी है कि अगर वे विदेश से लौटते वक्त अपने साथ सोना लाती हैं, तो वह ड्यूटी फ्री होगा, यानी अब विदेश जाकर जमकर गहनों की खरीदारी की जा सकती है। वे रिपोर्ट आरएन न्यूज। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक सवाल आपके जहन में जरूर उठ रहा होगा कि क्या ये आम आदमी का बजट है? क्योंकि अगर आम आदमी का बजट है तो ऐसी कौन सी महिला है, कौन सी ऐसी आम आदमी है जो विदेश से जाकर 1 लाख रुपए का बजट अपने पास, 1 लाख रुपए का सोना वो भारत ला सकते हैं? यहाँ पे खाने के लिए रोटी मुयसर नहीं होती है और सोने की बात की जा रही है, निर्भया फंड की बात की गई है। सुशीला जी, हम आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है? ये एक चुनावी पैंतरा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, या फिर सही मायनों में महिलाओं के लिए कुछ किया गया है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा चुनावी पैंतरा है क्योंकि 50% का सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बैंक की बात ये कर रहे हैं, ये अगर एक दिल्ली में बैंक खुल जाए तो उस बैंक से किसका कल्याण होगा? कोई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि अगर ये सही मायने में समझते कि है तो दिखाते कि भाई रोजगार में जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए क्या विशेष रियायत मिल सकती है, उनको क्या बाजार उनके लिए ज़रूरी है, वो कहाँ है। और इसके साथ साथ इस चीज़ को देखा जाता कि घरेलू मामले में खास करके महिलाओं की समस्या है। जैसे अब लड़कियां हैं, जहां वो उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने को है, वहां उनको रोजगार, उनको सहायता दी जाती, या इसके साथ साथ उनके लिए जो मेन है रोजगार के मामले में या नौकरी पेशा महिलाएं हैं। सुशीला जी, क्या ये आम महिलाएं हैं? क्या ये आम महिला है जो विदेश से 1 लाख का सोना लेकर आएंगी? बिल्कुल नहीं, वो आम महिला है ही नहीं। आप सबसे बड़ी आम महिला की जरूरत तो आज है जो कि गांव में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र क्या शहरी क्षेत्र में भी आप देखिएगा कि सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और इस शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम और आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले जितने शौचालय जाते वक्त होते हैं उतना दूसरे नहीं। ये तो सुशीला जी ने बड़ी बात कही कि जिस महिला के पास, जिस आम महिला के पास, बिल्कुल अभिनंदन जी हम आएंगे, लेकिन एक वक्त के ब्रेक की थोड़ी सी मजबूरी है हमारे पास। तो निश्चित तौर पर जिस आम महिला के पास अगर देखा जाए उसे खुले में शौच करना पड़ता है, क्या वो महिला सही मायने में 1 लाख का विदेश से सोना ला सकती है? अभिनंदन जी, संक्षेप में। इस वक्त देश की महिलाओं को महिला बैंकों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी ज्यादा महिला थानों की जरूरत है और महिला पुलिस कर्मियों की जरूरत है। आप कितने महिला थाने इस देश में खोलेंगे? कितनी महिला पुलिस कर्मियों को इस देश में बहाल करेंगे? कृपया आप इस सवाल का जवाब दें। मैं इस बात पे कायम हूं कि क्या आपके बैंकों में महिलाओं से भेदभाव होता है? एक महिला बैंक आप कहीं पर खोल देंगे तो उससे महिलाओं का कौन सा कल्याण हो जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी पैंतरा। चलिए, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी पैंतरा है, इससे महिलाओं का कुछ नहीं होने वाला है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। हम रामजतन जी के पास भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल मजबूरी है एक ब्रेक की। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे और इस चर्चा को लगातार आगे बढ़ाएंगे। और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम उठाएंगे। I rise to present the budget for the year 2013-2014.